हेलो नमस्कार। जय उत्तराखंड। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं 6 बजे लाइव रहूंगी और मैं आप लोगों के सम्मुख लाइव आ चुकी हूं। कुछ लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूंगी। तब तक मैं अपना कंप्यूटर में शेयर कर लेती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग नैना जी, कैसी हैं? हनी यार, मैंने बोला थोड़ा सा उधर चले जाओ, लाइव चल रहा है। बाय। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कि कुछ संख्या हम लोगों के साथ जुड़ गई है और आज लाइव आने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि महिला सुरक्षा को लेके जिस प्रकार से आज हर कोई चिंतित है, उसके बारे में आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और यदि आप लोग भी अपने सुझाव कुछ देना चाहते हैं या आपको लगता है कि कहाँ पर समस्याएं हैं, तो आप मेरे साथ मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको अपने लाइव में ज्वाइन कर लूंगी। तो शुरुआत करते हैं। तो मेरा आज जो मकसद है लाइव आने का, दरअसल वो ये है कि किस प्रकार से हम अपने शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं। सुरक्षित बनाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम ये जानें कि हमारा शहर जो है, देहरादून शहर, या जो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें महिलाओं पर कितने अपराध हो रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आज चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी डिबेट्स हो, चाहे सामाजिक संवाद चल रहे हों, हर जगह पे महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं पे शोषण, महिलाओं पे जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने अभी एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पूरे देश में पिछले 9 वर्षों में महिला अपराधों में 31% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय राज्यों में असम के बाद उत्तराखंड का महिला अपराध में दूसरा नंबर है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। सोचिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि महिला अपराध क्या होते हैं। महिला अपराध सिर्फ रेप की घटनाएं और हत्या करना नहीं होता है। महिला अपराध के अंदर यौन शोषण भी आता है। महिला अपराध के अंदर एसिड अटैक भी आता है। घरेलू हिंसा भी महिला अपराध के अंदर आती है। और कई लोगों से दुर्व्यवहार, जब पति या संबंधियों द्वारा महिलाओं पर दुर्व्यवहार करना, ये भी महिला अपराध के अंदर आता है। हमने लगातार देखा एक केस जो हम शायद कोई भी हम में से नहीं भूल सकता है। जी, थैंक यू दिनेश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दरअसल ये लड़ाई मेरी भी नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं, 50% आबादी इस देश की जो है वो महिलाएं होती हैं और महिलाओं के मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण होने चाहिए जितने कि अन्य मुद्दे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा कभी भी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में होती ही नहीं है। अगर मैं देहरादून की भी बात करूं तो देहरादून जो एक शहर है, एक महिला होने के नाते, जबकि देहरादून में मुझे लगता है कि काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं और ये एक ऐसी आर्थिक राजधानी है जहां पे बच्चियां पूरे पहाड़ से उतरकर देहरादून में पढ़ने आती हैं, देहरादून में रोजगार करने आती हैं। लेकिन
उनकी सुविधाओं को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके इस शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें कि 12 साल पहले एक कांड, निर्भया कांड, जो कि दिल्ली में हुआ था, 10 वर्ष बाद उसके दोषियों को सजा मिली, लेकिन 10 वर्ष उसके माता पिता ने कैसे गुजारे होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इस पर शायद किसी ने बात ही नहीं की होगी। उसके बाद भी आप देखिए कि लगातार महिलाओं पे जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहे हैं। उस पे 10 साल जब किसी केस को सॉल्यूशन होने में लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो अपराधियों के इरादे होते हैं उनको हौसला मिलता है, उनके और हौसले बुलंद होते हैं कि इतने इतने टाइम में जो सजा का प्रावधान है वो बहुत टाइम लगा देता है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, कभी समाज का दबाव होता है, पुलिस का दबाव होता है, उन लोगों का भी दबाव होता है जो अपराधी होते हैं। तो सोचिए कि ये इतना आसान नहीं है कानून की लड़ाई लड़ना भी। आइए बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 वर्ष पूर्व अंकिता हत्याकांड जो हुआ, जिससे पूरा प्रदेश हिल गया, पूरा प्रदेश की माएं बहनें अपने बच्चों के लिए चिंतित हो गई, अपनी बेटियों के लिए चिंतित हुई, लेकिन 2 वर्ष बाद भी उस पर कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इससे पहले भी कई केसेस ऐसे हुए हैं, अगर आप लोगों को याद हो कृपया इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इन विचारों को सुने कि देहरादून शहर किस प्रकार से लैंगिक संवेदनशील शहर नहीं है। लैंगिक संवेदनशील का अर्थ ये नहीं है कि मैं नारियों को एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट देने की बात कर रही हूं, बल्कि मैं लैंगिक संवेदनशीलता में ये बात कर रही हूं कि महिलाओं के हिसाब से शहर को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। एक समय होता था जब महिलाएं बाहर काम करने नहीं जाती थी, तो जो शहर है वो बेसिकली इस प्रकार से डिजाइन होता था। शहर का जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं, बाजार हों या कोई सड़कें हों या कोई ऐसा स्थान जहां बाहर ऑफिसेज हों, वो इस तरह से डिजाइन होते थे कि पुरुषों के हिसाब से डिजाइन होते थे। महिलाओं की सुविधा का कुछ खास ध्यान रखा नहीं जाता था। लेकिन आज बात अलग है। आज महिलाएं बराबर की मात्रा में बाहर जा रही हैं, बराबर की मात्रा में नौकरी कर रही हैं, बाजार जा रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं और समाज को भी संभाल रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत आवश्यक है लैंगिक संवेदनशीलता को समझना और शहर को उस हिसाब से डिजाइन करना। क्योंकि महिला होने के नाते मुझे ये चीज समझ में आती है कि जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार जाते हुए रास्ते में हमें शौचालय की सुविधा मुझे लगता है हर महिला को मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। महिलाओं को कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों के साथ अगर आप बाजार जाती हैं तो बाजार में एक इस तरह का कोई शौचालय ना होना या रेस्ट रूम ना होना, जिसमें बच्चे को, अगर सपोज करिए बच्चे ने पॉटी कर दी तो उसका डायपर बदलने तक के लिए हमें कोई ऐसा स्थान वहां पर नहीं मिलता। ऑफिसेस की अगर हम बात करें या जो पलटन बाजार, देहरादून का जो सबसे बड़ा बाजार है, पलटन बाजार की अगर हम बात करें तो पलटन बाजार में अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में कई लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन क्या पलटन बाजार में उनके लिए शौचालय की सुविधा है? एक सुरक्षित शौचालय की सुविधा है? क्या वहां पर सुरक्षा को लेके कोई महिला पुलिस गश्त है? क्या वहां पर कोई ऐसा कंप्लेंट बूथ है जिसमें वो अपनी समस्याओं को शेयर कर सकें? अभी मैं आपको बात बताती हूँ कि पलटन में अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक बच्ची कोई शूज लेने गई थी और दुकानदार ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसमें काफी उसने आवाज उठाई। उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने भाई को बताया, तो उसके बाद उसको समुदाय विशेष का एक झगड़ा बना दिया गया। लेकिन ये झगड़ा था महिलाओं के साथ शोषण का, उस बच्ची के साथ शोषण का। तो वहां पे उसके बाद भी आप देखेंगे कि कुछ लड़कियों से हम लोग पलटन बाजार में जाके मिले।
जिसमें लड़कियों का मानना था कि हाँ, पलटन बाजार में इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। जो लड़कियां वहां काम कर रही हैं या जो लड़कियां वहां शॉपिंग करने आती हैं, उनके साथ जो टीका टीका टिप्पणी जिसे कहते हैं कि लड़कों द्वारा टिप्पणी करना, ये बहुत मात्रा में वहां पे होता है। लेकिन उस लड़की ने ये कहा कि आवाज उठाने वाली अगर बात आती है तो हम अपनी फैमिली की वजह से चुप हो जाते हैं कि फैमिली की बदनामी होगी। तो मुझे ये चीज बहुत ही मतलब शॉकिंग लगा कि एक बच्ची जो पढ़ी लिखी बच्ची है, उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके साथ कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, उसे कोई कमेंट पास कर रहा है, तो उसी की बदनामी होगी। क्योंकि हमारे समाज में एक इस तरह की पिक्चर क्रिएट कर दी जाती है कि लड़कियों को अगर कोई छेड़खानी कर रहा है या उनके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसी को ब्लेम किया जाता है ज्यादातर। तो इसीलिए कई लड़कियां अपने खिलाफ जो शोषण हो रहा होता है उसे नहीं बताती हैं। और सबसे बड़ी इसकी एक जो रीजन है वो ये भी होता है कि लड़कियां फाइनेंशियली इतनी डिपेंडेंट नहीं होती हैं। लड़कियों की बात, जो काम नौकरी कर रही हैं उनकी बात नहीं कर रही हूं, बल्कि उन लोगों की बात, उन महिलाओं की बात कर रही हूं जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं। उन महिलाओं का भी कारण ये होता है कि वो शोषण अपने ऊपर सहती रहती हैं, तब तक सहती हैं। और कई महिलाएं तो तब तक भी सहती हैं जब तक कि अति भी हो जाए, लेकिन कई महिलाएं अति होने पर आवाज भी उठा लेती हैं। और तो और एक आंकड़े के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो 95% महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं उनकी तो कहीं रिपोर्ट तक नहीं होती है। तो ये जो स्थितियां हैं वो बहुत ही भयावह स्थितियां हैं जो महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। आईएसबीटी में अभी मैं आपको कल की ही एक घटना बताती हूँ कि कल मैं आईएसबीटी में एक राउंड लगाने गई थी। मैं ये देखने गई थी कि आईएसबीटी में जो 13, 14 और 15 अगस्त में, जो 13 और 14 अगस्त में वहां रेप की एक घटना हुई थी, जिसमें एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ वहां के कर्मचारियों ने ही रेप किया। उस घटना के बाद वहां पर कितना बदलाव हुआ। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ ये जानकर कि उस जगह पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस जगह पे आज भी कल मैं गई तो कई अनियमितताएं मैंने वहां पर देखी, जो मुझे लगता है कि वहां पर इम्प्रूव होनी चाहिए, वहां पे उस पर काम होना चाहिए। मुझे वहां पे लगा कि वहां पे लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आईएसबीटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहाड़ से बच्चियां जो हैं वो वहां उतरती हैं और वहां और तो और जो बाहर लोग जाते हैं, जो हमारी बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं, दिल्ली गई या कहीं भी बाहर जाती हैं, तो वो वहां से वापसी में सीधा वहीं बस अड्डे पर ही आती हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा का प्रॉपर प्रावधान होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने ये नोटिस किया कि उस बस अड्डे के आसपास का जो क्षेत्र है वो इतना डरावना क्षेत्र बनाया हुआ है। उधर ही जो सामने फ्लाईओवर है उसके नीचे आपको कुछ ऐसे लोग वहां पे बसे हुए दिखेंगे फ्लाईओवर के नीचे, जबकि उस स्थान पर मुझे लगता है किसी भी अनवांटेड व्यक्ति को वहां नहीं खड़े होने देना चाहिए। वहां पर ऐसे लोग खड़े हैं जिनका मुझे लगता है कि पुलिस ने कभी सत्यापन करने की कोशिश नहीं की होगी, और यदि सत्यापन किया भी है तो उनके रहने का स्थान क्यों नहीं है। पिछले 5-6 वर्षों से मैं देख रही हूँ, जब से कोरोना का टाइम है तब से मैं उन लोगों को वहां पे देख रही हूँ। वो लोग वहीं पे नहाते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे पकाते हैं, और तो और छोटे छोटे बच्चे वहां सड़कों पर घूम रहे होते हैं। और साथ ही वहां पे कुछ नाबालिग लड़कियां भी वहां पर घूम रही होती हैं। और यदि उन पे नजर रखी जाए, या हमें नहीं पता कि वो शाम को उनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, रात को उनका किस तरह, कहाँ वो लड़कियां रहती होंगी। तो ये सारी चीजें भी मुझे लगता है सरकार को सोचनी चाहिए कि आप एक ऐसे क्षेत्र में, आईएसबीटी जैसे क्षेत्र में, वहां पर फ्लाईओवर के नीचे कुछ लड़कियां रहती हैं, कुछ औरतें रहती हैं, वो किस तरह रहती हैं, कौन है वो लोग, कहाँ से वो लोग आए हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीजें मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। दूसरी चीज हमने देखी कि महिला प्रतीक्षालय, वहां पर 2 प्रतीक्षालय हमने देखे, लेकिन वहां पर कोई महिला प्रतीक्षालय नहीं है।
और वहां पे हमने पुलिस की गश्त होते हुए भी नहीं देखी, जबकि इतना बड़ा इंसिडेंट, क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ा इंसिडेंट है, वहां पे एक 16 साल की बच्ची के साथ रेप होना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी एक बड़ा इंसिडेंट होगा, लेकिन वो पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कोई इंसिडेंट नहीं है। क्योंकि उसके बाद भी मैंने वहां कोई पुलिस की गश्त नहीं देखी, कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं देखी, महिलाओं के लिए वहां पे कोई प्रतीक्षालय नहीं देखा जिसमें महिला कांस्टेबल अवेलेबल हो। मैंने वहां पे कोई ऐसे पैनिक बटन नहीं देखा कि अगर लड़की के साथ वहां पे कोई छेड़खानी करता है या शोषण करता है तो उसकी कंप्लेंट वो कहां पर करे, या कोई बटन इस तरह का हो जिससे कि अलार्म बजे और पता चले कि लड़की के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है प्रतीक्षालय का? वो महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि अगर सपोज करिए कि कोई लड़की दिल्ली से देहरादून आ रही है और आते हुए उसे रात के 12 बज जाते हैं और वहां से उसको काफी दूर जाना है, क्या वो ऑटो वालों पे भरोसा कर सकती है? बल्कि वहां पे हमने कोई प्रीपेड ऑटो टैक्सी की भी सुविधा नहीं देखी, जबकि वहां पर प्रीपेड ऑटो टैक्सी की सुविधा होनी चाहिए। जो टैक्सी वाले हैं उनका प्रॉपर सत्यापन होना चाहिए। और सबसे दुखद मुझे यहाँ पे क्या लगा, सबसे दुखद मुझे ये लगा कि जब मैं आईएसबीटी के बाहर खड़ी हुई तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे कैसी फीलिंग वहां पे आ रही थी। जिस तरह से वहां पे मुझे आते जाते, आप ये सोचिए कि जिस उम्र में मैं हूं, इस उम्र में भी मुझे वहां पे आते जाते लोग टिप्पणियां कर रहे थे, कोई अलग, कोई कुछ तरीके से, कोई कुछ तरीके से, इनडायरेक्ट वे में वहां पे कमेंट किए जा रहे थे। तो मतलब मुझे वहां पे इतनी इस तरह की फीलिंग आई कि कितना सुरक्षित मैं उस बस अड्डे को देख रही हूं, जबकि वो बस अड्डा हमारे देहरादून का एक हृदय है। सभी लोग जो भी देहरादून आता है सबसे पहले वही उसी बस अड्डे पर आता है, और वहीं बिल्कुल बस अड्डे को जो रोड है उसको क्रॉस करके आप दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पर शराब की दुकान है। बिल्कुल बस अड्डे के सामने एक शराब की दुकान है। तो मुझे लगता है कि जो शहर है, जो सरकारें हैं, वो महिलाओं के हिसाब से मुझे लगता है सोचती ही नहीं है। क्योंकि अगर हम राजनीति की भी बात करें कि महिलाएं आज की तारीख में राजनीति में भी बहुत इन्वॉल्व हो रही हैं। महिलाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने ट्रैवल करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि किसी के साथ उन्हें ना आना पड़े। हमारे लिए शहर इतना सुरक्षित हो कि हम अकेले कहीं भी आ जा सकें। तो जिस तरह से राजनीतिक महिलाएं किसी और किसी और जिले से देहरादून जिले में यदि आती हैं तो क्या उनके लिए कोई हॉस्टल की सुविधा है? जरूरी नहीं कि उनके रिश्तेदार यहाँ रहते हों या वो किसी पार्टी के किसी मेंबर के घर पे रुकना चाहती हूँ। क्या उनके लिए यहाँ पर हॉस्टल्स अवेलेबल हैं? नहीं है। क्या जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो काम कर रही हैं, उनके लिए यहाँ पे वर्किंग हॉस्टल्स हैं? कोई महिला विडो है, सिंगल है, उनके लिए यहाँ पर कोई हॉस्टल्स हैं? नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, हो सकता है कि पुरुष यहाँ तक सोच ही नहीं पाता है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं यहाँ तक सोच पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी इस लाइफ के बाद शायद आप लोग भी यहाँ तक सोच सके कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें महिलाएं आमतौर पर कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और कॉम्प्रोमाइज करने का नतीजा ये होता है कि महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते हैं। महिलाओं को प्रॉपर जानकारी ना होना। अब देखिए, बहुत से कानून हम जानते हैं कि सरकारों द्वारा बहुत से कानून महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों की जानकारी ना होना, समाज का जो दबाव है वो होना, परिवार का जो दबाव है वो होना, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो जो कानून है वो धरे के धरे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून धरे के धरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम जो परसेंटेज देख रहे हैं महिला अपराधों की, वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि यदि महिलाओं पे अपराधों को कम करना है तो हमें शहर को लैंगिक संवेदनशील शहर बनाना पड़ेगा। सरकारों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। यहाँ पर उस प्रकार की सुविधाएं उन्हें देनी पड़ेंगी जहां पर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। अभी आपने बंगाल में एक केस देखा होगा जिसमें वहां की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रूल निकाला कि जो महिलाएं हैं वो रात को
हॉस्पिटल्स में नौकरी नहीं करेंगी। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि महिलाएं आज की तारीख में अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हमारे लिए ऐसी सुविधाएं क्रिएट की जाए जिसमें वो सुरक्षित महसूस करें। और मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ये जानकारी देने की जरूरत है कि संवेदनशीलता कितनी आवश्यक है। तो अपनी ये लाइव मैं अभी यहीं पर खत्म करती हूँ, और यदि आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहता है तो मुझे लिंक भेजें, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पुष्कर सिंह मेहरा जी, मौजूदा सरकार ने हर चीज को नजरअंदाज कर रखा है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर मैं ये लाइव आई थी कि किस प्रकार से देहरादून को महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाए, तो इसीलिए मैं भी महिला सुरक्षा पर बात कर रही हूँ। अन्य मुद्दों पर भी लाइव आएंगे, लेकिन आज ये मुद्दा है तो उस पर बात कर रही हूँ। आप में से कोई भी अगर लाइव आना चाहता है तो आप प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको लाइव अपने उसमें ले लूंगी। चलिए, मुझे लगता है कि देहरादून शहर को एक सुरक्षित शहर बनाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, जो शोषण की घटनाएं होती हैं, वो सार्वजनिक स्थानों पर होती हैं। तो मुझे लगता है सार्वजनिक स्थानों में सीसीटीवी कैमरास की लगाना, या जैसे मैं पैनिक बटन की बात कर रही हूँ वो लगाना, महिला पुलिस की गश्त को बढ़ाना, ये सारी चीजें मुझे लगता है इस देहरादून शहर के अंदर होनी चाहिए। और यदि आप एग्री हैं मेरी इस बात से तो मेरी इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए, और सभी जो हमारी महिलाएं हैं इस देहरादून में, जिन्हें हम जो सामाजिक क्षेत्र में काफी आगे रहती हैं, मैं उन सभी से भी निवेदन करूंगी कि आप इन मुद्दों को भी उठाएं और इन महिलाओं के जो सुरक्षा के मुद्दे हैं इन पर जरूर बात करें, और इस शहर को एक लैंगिक संवेदनशील शहर बनाने की पहल करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।